इंडिया देश है हुनरबाजों का, और जहां हुनर है वहां है कुछ कर गुजरने का हौसला। हौसला जो रचता है इतिहास और करता है हम सबको इंस्पायर। ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियों का खजाना है OMG ये मेरा इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, सभी का ख्वाब होता है कि वो अपने काम से अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक लेगेसी छोड़ जाएं। ऐसी ही एक लेगेसी जिसके बिना इंडियन हिस्ट्री है इनकम्प्लीट, वो लेगेसी है राजपूत शान की। इसीलिए OMG ये मेरा इंडिया पहुंचा है जोधपुर के जसवंत थड़ा में। दोस्तों, ये जगह जितनी यूनिक है उतनी ही यूनिक हमारी आज की OMG स्टोरीज भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं। आज के सफर में सबसे पहले चलेंगे एक ऐसे गांव जहां का बच्चा बच्चा है स्केट बोर्डिंग चैंप। फिर जानेंगे कि कैसे फल और सब्जियां आपको बना सकती हैं एक ओलंपिक चैंपियन। उसके बाद करेंगे याद हमारे देश के महात्मा, हमारे प्यारे बापू को। और अंत में कमाल के इनोवेटिव आइडिया से करेंगे एयर पोल्यूशन की छुट्टी। दोस्तों, जसवंत थड़ा का निर्माण 1906 में मारवाड़ के महाराजा सरदार सिंह जी ने अपने पिता की याद में करवाया था। मार्बल के इस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट को ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी कहते हैं। तो चलिए, हमने आपको वंडर ऑफ मारवाड़ तो दिखा दिया, अब हम आपको दिखाएंगे वंडर्स ऑफ जनवार। ये ऐसे OMG बच्चे हैं जो स्केट बोर्ड पर निकल पड़े हैं नंगे पैर करने अपने सपनों की सैर। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है इंडिया के किसी भी ऑर्डिनरी गांव का ऑर्डिनरी नजारा। अरे ये स्केट बोर्डर्स कहां से आ गए भाई? ऐसा नजारा तो किसी गांव में नहीं देखा यार। पर ये कोई ऑर्डिनरी इंडियन गांव नहीं है दोस्तों, बल्कि ये है इंडिया का अनोखा अमेजिंग स्केट बोर्डिंग विलेज, मध्य प्रदेश का जनवार। पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व के पास जनवार गांव कुछ सालों पहले तक इंडिया के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता था। लेकिन अब करीब 1400 लोगों के इस छोटे से गांव के बच्चे मचा रहे हैं 4 पहियों पर तूफान। Kid, yeah, I'm running wild, you a good kid, I'm the other child. Coming straight from the underground, you can feel me coming, hit a rumble now. Storm in, hit a thunder sound. यहाँ के ज्यादातर बच्चे पिछले 3 साल में कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप्स में 30 से ज्यादा मेडल्स जीतकर भारत की शान बढ़ा चुके हैं। OMG इस जबरदस्त अचीवमेंट का श्रेय जाता है जर्मनी की एक्टिविस्ट उल्रीके रेनहार्ड को, जिन्होंने 2014 में इस गांव में वो कर दिखाया जिसके बारे में यहाँ के लोगों ने ना कभी सुना था ना सोचा था। शुरू किया स्केट बोर्डिंग पार्क। माना जाता है कि स्केट बोर्डिंग की शुरुआत 1950s में कैलिफोर्निया में हुई थी। लेकिन यार, एक क्रिकेट क्रेजी कंट्री में उल्रीके ने स्केट बोर्डिंग पार्क शुरू करने की क्यों सोची? Wherever you go in the world, the skateboarders, you know, it's all about counterculture. It's all about being against the mainstream, finding your own way. I was very sure some kind of clash will happen, and you need this movement to get something out of balance. Without movement, you can't drive change. कौन कहता है कि सोशल चेंज खेल कूद के जरिए नहीं हो सकता? सबसे पहले इन्होंने स्केट पार्क के कुछ रूल सेट किए। नो स्कूल, नो स्केट बोर्डिंग। बच्चों ने स्केट बोर्डिंग के लालच में स्कूल जाना शुरू कर दिया और अटेंडेंस 25 से 50% तक बढ़ गई। और दूसरा रूल था गर्ल्स फर्स्ट, जिसकी वजह से लड़कियों का पार्टिसिपेशन बढ़ा और बच्चों ने खेल खेल में जेंडर इक्वालिटी का पाठ पढ़ लिया। और इस मस्ती की पाठशाला में ये सीख गए लाइफ लेसन्स। और अब बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 4 चांद लग रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, जिनकी शायद मैं कभी इच्छा नहीं कर सकती थी। मुझे ऐसा लगता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है।
और मैं खुद के लिए स्टैंड ले सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी मैं डिसाइड करूँगी मुझे कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या करना है। अगर स्केट बोर्डिंग नहीं होती सो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह मेरी भी शादी हो गई होती एंड अभी कहीं पे कोई फैमिली संभाल रही होती। वाह, इसे कहते हैं द पावर ऑफ स्पोर्ट्स। आशा अपने गांव के इतिहास में पहली लड़की है जिसने देश के बाहर कदम रखा और चाइना की स्केट बोर्डिंग चैंपियनशिप में इंडिया का नाम रोशन किया। आशा की तरह इस गांव में और भी लड़के लड़कियां हैं जिनमें अब कॉन्फिडेंस है कि सामाजिक और आर्थिक मुसीबतें उनकी सरसराती रफ्तार को नहीं रोक सकती। स्केट बोर्डिंग मेरे लिए एक नया खेल, एक नया अपने लक्ष्य की ओर जाने का एक नया तरीका है। उसके थ्रू मेरी लाइफ चेंज जो हुई और इंटरनेशनल भी खेला है, नेशनल से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। कि जो हमारे मम्मी पापा भी मजदूर करते थे, अब उन्हें ये पता हो गया कि हमें मजदूरी नहीं करनी, तो हमें भी सपने देखने का मौका मिलने लगा कि हम भी अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे। अब स्केट बोर्डिंग इस गांव के लिए एक खेल नहीं बल्कि एक उम्मीद है। उम्मीद एक बेहतर कल की, वो कल जिसमें ये बच्चे इनइक्वालिटी की दीवारों को लांघकर बेलगाम उड़ान भर सकते हैं। जनवार गांव और उसके अमेजिंग स्केटबोर्डर्स के लिए कहना ही पड़ेगा बॉस, OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, जसवंत थड़ा में घूमते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पेंटिंग में चल रहा हूँ। यहाँ पर मार्बल पे कार्विंग देखिए कितनी कमाल की है। आपको पता है हमारे जो अगले OMG हीरो है ना, उनकी कार्विंग को देख के आपको क्रेविंग हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसे लिटरली खा ही जाऊं। तो आइए अपने कुलिनरी ओलंपिक चैंपियन के लिए खाली करते हैं अपना टेबल और देखते हैं उनका आर्ट ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल। अरे अरे, ये कौन भाई साहब हैं? चाकू? अरे मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। ओहो, तरबूज काटने वाले हो हैं? ये क्या? OMG, तरबूज बना मास्टरपीस। ये है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मास्टर कावर 17 साल के यशवंत। फ्रूट और वेजिटेबल कार्विंग के दो स्टाइल्स हैं, एक चाइनीज और दूसरा थाई। और हमारे मास्टर कावर यशवंत स्पेशलाइज करते हैं थाई स्टाइल में। थाई कार्विंग में डिजाइन चाहे कितना भी मुश्किल हो, वे केवल एक चाकू का यूज करते हैं। इसे थाई चाकू कहा जाता है। अधिकतर थाई कार्वर 3D काम नहीं करते हैं। थाई कार्विंग में काम चाहे जो भी हो, वे केवल एक चाकू का यूज करते हैं। चाहे कितना भी कठिन हो, मुझे थाई कार्विंग पसंद है। In carving, there are basically 4 techniques. The first one is the straight cut. The second one is the slant cut. The third one is the curve cut, and the final one is the serrated. ऐसी कॉम्प्लेक्स कार्विंग के लिए चाहिए पेशेंस, फोकस और कंसंट्रेशन। डिजाइन जितना बारीक, रिस्क उतना ही ज्यादा। पर यशवंत जैसे मास्टर कार्वर के लिए ये बहुत आसान है, वरना इतने बारीक डिजाइन में चाकू आधा इंच इधर उधर हुआ नहीं और 6-7 घंटे की मेहनत वेस्ट। ऐसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को इतनी आसानी से बनाने के लिए कई सालों का तजुर्बा लगता है, पर हमारे चैंप यशवंत ने ये स्किल्स इतनी छोटी उम्र में ही मास्टर कर लिए। ये लो, कर दी ना काया पलट तरबूज की। तरबूज बना अ वर्क ऑफ आर्ट। वाओ यशवंत, मान गए आपके टैलेंट को। इनके जैसे टैलेंटेड लोगों की ही एंट्री होती है कुलिनरी ओलंपिक्स में। प्रेस्टिजियस कंपटीशन जो है, ओलंपिक्स की तरह ये भी 4 सालों में एक बार होता है। और यहाँ जीतने के लिए टैलेंट और ट्रेनिंग के अलावा चाहिए E फॉर एक्सपोजर। In the year 2016, I represented once again our country, and interestingly, I took my son. By then, he was 13 years old. He also competed along with me with the various finest carvers of the world, and he stood 4th place. That was one of the best motivation that he would ever get. बस फिर क्या था, 2016 में 4th पोजीशन जीत के यशवंत फुल्ली गियर अप हो गए 2020 कुलिनरी ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। 67 कंट्रीज, 1800 शेफ्स
और यशवंत उम्र में सबसे छोटे थे। इस कंपटीशन में जीतने के 3 क्राइटेरिया थे। पहले डिजाइन का टेक्निकल स्किल और डिफिकल्टी लेवल, दूसरा डिजाइन की सिमेट्री और तीसरा डिजाइन की ओरिजिनलिटी। और इन तीनों क्राइटेरिया में यशवंत ने झंडे गाड़ दिए बॉस। 4 सिल्वर मेडल्स जीत के बने सबसे यंगेस्ट और पहले इंडियन कुलिनरी चैंपियन। इंडिया के कुलिनरी ओलंपिक्स चैंपियन 17 साल के यशवंत ने हमें सिखाया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इनके जैसे यंग टैलेंट से ही तो OMG की दुनिया रोशन है। शेफ यशवंत, आपको OMG का बड़ा सैल्यूट। दोस्तों, इस वक्त मैं जसवंत थड़ा के जिस हिस्से में खड़ा हूं, आप देख रहे हैं कि यहां पर कितनी शांति और सुकून है। अब जब जिक्र शांति का हुआ है तो फिर हमारे बापू महात्मा गांधी जी का जिक्र होना तो जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया था। हमारी जो अगली स्टोरी है वो बापू के एक सच्चे फॉलोअर को सेलिब्रेट करती है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बापू की लाइफ से जुड़ी चीजों को कलेक्ट करने में लगा दी। आइए देखते हैं इनकी गांधीगिरी का OMG अंदाज। सत्य और अहिंसा, गांधी जी की इसी सीख ने हमें आजादी दिलाई और उन्हें बना दिया पीस और सिविल राइट्स का वर्ल्ड एम्बेसडर। और इसी सीख का मुंबई के एक जनाब पे तो ऐसा असर हुआ है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गांधी जी की यादों को जोड़ने में लगा दी। ये है 76 साल के मिस्टर किशोर झुंझुनवाला, जिनके घर में बसी है बापू की एक अलग दुनिया। इनके पास गांधी जी की यादों का सबसे बड़ा कलेक्शन है। इनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें गांधी जी ने खुद इस्तेमाल किया था और कुछ ऐसी जो लोगों ने उनकी याद में बनाई हैं। किशोर जी, क्या कभी अपनी कलेक्शन की गिनती की है आपने? गांधी के संग्रह की चीज़ें मेरे पास एग्जैक्ट गिनती तो नहीं की, पर 20-25 हज़ार से ऊपर ही है, कमती नहीं है। उसके अंदर खास करके विदेशों की चीज़ें भी बहुत है। वैरायटी वाइज छाटेंगे ना तो 50, 60, 70 वैरायटी तक तो निकलेंगे। OMG, इतना बड़ा कलेक्शन। इनमें कुछ ऐसे कॉइन, स्टैम्प्स और मेडल्स हैं जो दूसरी कंट्रीज ने बापू की याद में बनाए थे। और तो और गांधी जी के टाइम के ओरिजिनल न्यूज़पेपर्स, गांधी जी के लिखे हुए लेटर्स, उनकी स्पीच की रिकॉर्डिंग्स, उनके फेवरेट भजन्स और भी बहुत कुछ है किशोर जी की कलेक्शन में। जब ये गांधी जी का कुछ कलेक्शन का इनको मालूम पड़ता है कोई चीज़ के पास, फिर वो किसी भी कीमत पे, मतलब पैसे की नहीं, मतलब किसी भी कीमत पे उनको वो चीज़ चाहिए। किशोर जी, बापू से आपको इतना लगाव क्यों है? गांधी जी की सोच, विचार और सीख, और उन्होंने जो जीवन के अंदर लाइफ से जिया, उनका कहना माई लाइफ इज़ माई मैसेज, उन सबको ओवरऑल देखते हुए मुझे गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा है। गांधी जी की सोच, उनकी शिक्षा और उनकी पर्सनालिटी का किशोर जी पे इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने गांधी जी की लाइफ को पूरी शिद्दत से फॉलो किया। वो हर जगह गए जहां जहां गांधी जी के कदम पड़े। लंदन, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और 2005 में तो इन्होंने पूरी दांडी यात्रा भी की। हमारा 2005 में दांडी मार्च का 75वां साल की रिहर्सल हुई, रिहर्सल रिपीटेशन। तो उसके अंदर गांधी जी के परपोते तुषार गांधी ने ऑर्गेनाइज किया और करीब 90-95 लोग जमा हुए, फॉरेन से भी आए, यहाँ से भी आए, और वो बोले कि गांधी जी ने जैसा टूर किया था उसी तारीख को, उसी रूट पे, उसी जगह रहते हुए, उसी टाइमिंग को फॉलो करते हुए ये टूर की जाए। वाह, ये है गांधी जी के असली फॉलोअर। दांडी से लेकर डर्बन तक किशोर जी का एक ही मकसद था, बापू की यादों को अपने मन में जोड़ना और दुनिया को उनके इतिहास से रूबरू करवाना। और इस सफर में उन्हें कुछ ऐसा मिला जो गांधी जी की जिंदगी का हिस्सा था। ये थे कुछ बेहद खास और रेयर आइटम्स। ये गांधी जी की एशेस है जो कि उनके बेटे रामदास ने अपने फ्रेंड को दिया था और उसके फ्रेंड के लड़के ने मुझे दिया। ये गांधी जी का पाम प्रिंट है जो कि किसी के रिक्वेस्ट करने पे कलकत्ता में उन्होंने दिया, और गांधी जी ने उसमें एक स्लोगन लिखा है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट वी डू बट इट इज़ इम्पोर्टेंट हाउ वी डू इट। ये वर्ल्ड की सबसे रेयरेस्ट गांधी स्टैम्प है। इंडिया की 1948 में 4 वैल्यू की स्टैम्प निकली थी और उस 4 में ये 10 रुपये की स्टैम्प एक्सट्रीमली रेयर है। किशोर जी बापू की यादों के सारथी ही नहीं, गांधी इंसाइक्लोपीडिया भी हैं और ये चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस भी महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा ले।
बापू का एक फेमस कोट है, वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इस पे अमल करके और अपने घर में बसाई बापू की यादों के जरिए पूरी दुनिया में शांति का मैसेज दे रहे हैं किशोर जी। उनके इस जुनून और जज्बे को OMG का सलाम। दोस्तों, साफ और खुली हवा में योगा करने का मजा ही कुछ और है, लेकिन ये जो मजा है आप बड़ी सिटीज में नहीं ले सकते। पता है क्यों? पॉल्यूशन की वजह से। AQI जो है वो डेंजरस लेवल पे लटका रहता है और हमारी जो सांसें हैं वो अटकी रहती हैं। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे अगले OMG हीरो हैं उन्होंने निकाल लिया है पॉल्यूशन का एक यूनिक सॉल्यूशन। आइए हम आपको दिखाते हैं। क्या देख रहे हो? स्टोरी देखो यार। एयर पोल्यूशन हमारे प्लेनेट और हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। आज दुनिया की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन पोल्यूटेड हवा में सांस ले रही है। इंडिया भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की 30 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में से 22 इंडिया में है। मगर अब मुंबई के तेजस सिग्नल ने निकाल लिया है इस पोल्यूशन से लड़ने का एक बड़ा ही आर्टिस्टिक सॉल्यूशन, और वो है कार्बन टाइल्स। पेशे से आर्किटेक्ट तेजस अपने मुंबई बेस्ड डिजाइन एंड मटेरियल स्टार्टअप कार्बन क्राफ्ट डिजाइन के जरिए इन कार्बन टाइल्स को बना रहे हैं एयर पोल्यूशन से। जी हां, सही सुना आपने, एयर पोल्यूशन से। There are two ways to tackle this problem. One is if we could capture it from the air and partner with companies who are working on that problem, or we could prevent it from happening at the first place and use that as a raw material to upcycle that carbon and make tiles out of that. कार्बन टाइल्स बनाने के लिए मेनली 3 चीजों का इस्तेमाल होता है: मार्बल चिप्स, मार्बल पाउडर और कार्बन। ये कार्बन ज्यादातर पोल्यूशन के सोर्सेज जैसे स्क्रैप टायर्स, प्लास्टिक्स, एग्रीकल्चर वेस्ट और फैक्ट्रीज से मिलता है। इनफैक्ट इस कार्बन को एक साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए हवा में फैलने से पहले ही रोककर इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद सभी चीजों को एक स्लरी यानी घोल में बदल दिया जाता है और हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से टाइल में ढाला जाता है। ये टाइल्स ना सिर्फ रेगुलर विट्रिफाइड टाइल्स के मुकाबले किफायती हैं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। If you see the raw materials of a vitrified tile, it uses virgin-based materials, which means going through mining as a larger segment of making these tiles. While if you see a carbon tile is made by upcycled materials, essentially the marble chips and the marble powder which comes from these quarry waste, and we use that along with the upcycled carbon to make carbon tiles. So it's largely made by natural materials which are upcycled. क्योंकि विट्रिफाइड टाइल्स हाई टेम्परेचर पर बेक करके बनाई जाती हैं, इसलिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा पोल्यूशन भी फैलता है। कार्बन टाइल्स को बनाने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से बनाई जाती हैं, यानी कंप्लीटली इको फ्रेंडली स्टाइल में। 1 square feet of tile is equivalent to preventing 30,000 liters of air from being polluted. That's the amount of carbon that we upcycle into a tile, which is essentially 1 days of clean air for a person, which is what we breathe, inhale and exhale in a day. अब तक तेजस अपने स्टार्टअप के जरिए 10,000 से भी ज्यादा कार्बन टाइल्स बना चुके हैं। अगर हिसाब लगाएं तो इन कार्बन टाइल्स ने ऑलरेडी 30 करोड़ लीटर हवा को पोल्यूट होने से बचा लिया है। OMG! कार्बन टाइल्स की मदद से तेजस ना सिर्फ एयर पोल्यूशन को कम कर रहे हैं, बल्कि टाइल्स बनाने के ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टिंग आर्ट को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
A carbon tile is also a handcrafted tile, so it employs these artisans and the community of these people and build the larger ecosystem around craft against climate change. और इस क्राफ्ट की बदौलत हमें मिलती है अपने घर, शोरूम्स और ऑफिसेज के लिए बेहद खूबसूरत डिजाइन वाली टाइल्स। साफ हवा में सांस लेने की उम्मीद और एनवायरनमेंट को बचाने की मुहिम में तेजस की बनाई कार्बन टाइल्स डेफिनेटली एक छोटा लेकिन जरूरी कदम है। एक ऐसा कदम जो है पॉल्यूशन का OMG सॉल्यूशन। दोस्तों, राजपुताना आर्किटेक्चर और उसकी आर्ट को देखा तो मन में ख्याल आया कि जिंदगी में जो है हर चीज लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए। हमारे कोची के एम दिलीप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि उनकी जो आर्ट है वो भी है लार्जर देन लाइफ। आइए आपको दिखाते हैं। दिलीप जी कुछ भी करते हैं तो बड़ा ही करते हैं, और इतना बड़ा करते हैं कि वो चला जाता है सीधा रिकॉर्ड बुक्स में। जैसे कोझिकोड में उनके हाथों बना दुनिया का सबसे बड़ा बैडमिंटन रैकेट इंस्टॉलेशन। दिलीप ने अब अपने नाम कर लिया है एक ब्रांड न्यू रिकॉर्ड, दुनिया की सबसे बड़ी हैंड रिटन कुरान का, जिसका स्क्रोल है 1 किलोमीटर लंबा। उनका ये रिकॉर्ड जितना बड़ा है उतना ही है OMG। दोस्तों, इस देश के जैसी कला और हुनर आपको इस पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं मिल सकती। और आप लोगों का अच्छा है, घर पे बैठे बैठे हमारा शो देखते रहते हो और उस हुनर को एंजॉय करते रहते हो। हाँ, नो गाइस, प्लेजर इज ऑल आवर्स। इसीलिए OMG ये मेरा इंडिया के अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊंगा फिर से बेहतरीन स्टोरीज आपके लिए। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे अमेजिंग एंड स्टे OMG। सी यू गाइस।